Hello everyone, welcome back to our YouTube study channel that is Nagin Group of Study. Here we are again with the previous year questions of the chapter Agriculture. प्यारे बच्चों, हम इस क्लास में एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बार आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस जो है 1 मार्क क्वेश्चंस हैं इनको करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड में आएगा और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वीडियो को। एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए 2 पार्ट्स में वीडियो हम डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट विल बी ऑफ द 1 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 1 पार्ट विल बी द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। लेकिन 1 मार्क्स के साथ-साथ जो चीज़ें हम सीख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 1 mark questions. Name the crops for which India is the largest producer in the world. ऐसी crops का नाम बताना है which are largest producers हम जिनके, तो उसमें हमारे सबसे पहले आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बोले या ऑयल सीड्स में बोले तो हम ऑयल सीड्स में करते हैं। और ऑयल सीड्स में भी अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का करते हैं, तो ऑयल सीड में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं बेटा हम अपनी दालों सॉरी उसका ग्राउंडनट का। किसका प्रोडक्शन करते हैं? ग्राउंडनट का। अगर हम 100% ऑयल सीड की प्रोडक्शन करते हैं तो उनमें से 50% प्रोडक्शन किसका होता है? ग्राउंडनट का होता है। और ऑयल सीड का देखें तो हम 12% जो हमारी टोटल क्रॉप है उसका 12% हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑयल सीड को प्रोड्यूस करते हैं। और पल्सेस में हम क्या है? नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। लेकिन अगर और दूसरा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछे तो हम राइस में क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि राइस की खेती चाइना में सबसे ज्यादा होती है। और राइस में फर्स्ट जो है बेटा वो किस में है बेटा? फर्स्ट किस में है? राइस की प्रोडक्शन में चाइना है और सेकंड प्रोड्यूसर हम आते हैं जो कि हम उसके प्रोडक्शन में हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? नेम द क्रॉप्स फॉर विच इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड ऑयल सीड्स एंड पल्सेस होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। बाय विच नेम इज स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नोन? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। बाय विच नेम इज स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन जो होती है इसका नाम क्या बोला गया है? जैसे मान लें हम कुछ क्रॉप्स हमारी ग्रेन होती हैं, कुछ नॉन फूड ग्रेन होती हैं, तो हमारी कुछ नॉन फूड हमारी क्या होती हैं? क्रॉप्स होती हैं। तो ऐसे ही हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होता है तो उनका एक स्पेशल नाम रखा गया है, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द झूम कल्टीवेशन इन 1 सेंटेंस। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसको झूम कल्टीवेशन भी कहाँ पे बोला जाता है? नॉर्थ हमारे कहाँ पे बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बोला जाता है। लेकिन इसका कई बार हमारा क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ जाता है। वोल्चर कहाँ पे बोला जाता है? इसको राजस्थान साइड्स में बोला जाता है। कोडू कहाँ पे बोला जाता है? इसको आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। रोका कहाँ पे बोला जाता है? ब्राजील में बोला जाता है। ये सारी की सारी हमें सारी मेसोल कहाँ पे बोला जाता है? अफ्रीका में बोला जाता है। तो इन सब के नामों के बारे में मैंने आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया था। तो वीडियो में मैंने आपको सब चीजें करवाई थी कि जूमिंग कल्टीवेशन का अलग अलग जगह पे क्या क्या इनका नाम हो सकता है। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देखकर अलग अलग जगह पर जो जूमिंग का नाम हो सकता है तो उसको आप प्लीज कर लीजिए, जिससे आपको इसके नाम को अलग से डिस्क्राइब करने में कोई परेशानी नहीं होगी एंड यू कैन टेल वेरी इजीली that what is the झूमिंग cultivation called in the other parts of the country. What is the leading? तो हमारी झूमिंग cultivation in one sentence we can say that slash and burn cultivation in north eastern states of India is known as झूमिंग cultivation. Slash and burn में क्या होता है? एक पार्ट को हम क्या कर देते हैं? One patch of land will be cleared. One patch of land will be cleared and after that the cultivation will be on the patch. After
द लूजिंग ऑफ द सोयल, जब वो सोयल फर्टिलिटी को लूज कर देती है, देन वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पैच एंड क्लियर इट फॉर द एग्रीकल्चर एंड वी लेफ्ट द फर्स्ट पैच फॉर द नेचुरल फर्टिलिटी के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि उसके ऊपर क्या हो जाए, नेचुरल से फर्टाइल, हमारी नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाए, फर्टिलिटी को दोबारा रिगेन करें और हम उस एग्रीकल्चर को दोबारा उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर पाए। तो इसमें ना तो यानी कोई मेन्योर का इस्तेमाल होता है और ना इसमें कोई किसी भी हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होते, बस वो होता है जैसे HOE उसका इस्तेमाल करते हैं, डिगिंग होती है और डिगिंग जिसके द्वारा किया जाता है, बस ये कुछ हमारे कैसे होते हैं, सबसिस्टेंस हमारे मेथड होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सबसिस्टेंस कल्टीवेशन जिसको बोला जाता है, जो कि हमारी बिल्कुल परमिटिव टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज नोन एज झूमिंग कल्टीवेशन उसको बोला जाता है। तो झूमिंग कल्टीवेशन को एक सेंटेंस में अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। बेटा जो MCQ के क्वेश्चन है मैं इनको एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ाता कभी भी, इनमें जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको गेन करवा पाता हूँ, उसको रिमाइंड करवा पाता हूँ चैप्टर के बारे में, मैं उस तरीके से आपको ये MCQ को करवाता हूँ। तो उनको ध्यान से पढ़ना और जो बीच बीच में बातें मैं आपको बताता हूँ उनको बड़े ध्यान से आपको सुनना और अटेंटिव रहना है ताकि आप सारा पिछला का पिछला कंसेप्ट आप रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, कौन सा बेटा, कर्नाटका। लेकिन अगर मैं कॉफी प्रोड्यूसर सारे स्टेट्स की बात करूं, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, तो 3 ही स्टेट्स आते हैं जो कि नीलगिरी हिल्स पे होते हैं बेटा। अगर हम बात करें इनिशियली कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता था तो हम बोलेंगे बाबा बुदन हिल्स थी जो कि हमारी कर्नाटका में पड़ती थी, वहां पे होता था। लेकिन अब नीलगिरी हिल्स पे होता है जो कि अभी केरला की है, कर्नाटका की है और तमिलनाडु की है। कौन सी हिल्स है बेटा, वो नीलगिरी की हिल्स है जहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो कॉफी का प्रोडक्शन जो इस टाइम पे होता है, ओनली 3 स्टेट्स इन विच द कॉफी विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, नीलगिरी हिल्स ऑफ केरला एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। एंड यस, नीलगिरी हिल्स है जो आपकी तीनों स्टेट्स में फैली हुई है, तो हम बोलेंगे तीनों स्टेट्स ही किसका प्रोडक्शन करते हैं, कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन व्हाट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया बोलेंगे तो हमारे जो केरला है और तमिलनाडु, उनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है, इसका कर्नाटका में किया जाता है। बाय विच अदर नेम इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन, तो इसको आप झूमिंग भी बोल सकते हैं, आप इसको पोडू भी बोल सकते हैं, आप इसको वाल्टर भी बोल सकते हैं, आप इसको रोका भी बोल सकते हैं, आप इसको परमिटिव सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों में जाने की बजाय आप उस नाम से बोलिए इसको जो आपके आपके इंडिया की टेरिटरी में बोले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर कोई भी दूसरा नाम पूछता है तो इसका सबसे पहले जो बेसिक नेम होता है इसका होता है परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज नोन एज परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। और ये हमारी इसको हम झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो लेकिन डिफरेंट स्टेट्स में मैंने जैसे आपको बताया डिफरेंट स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम होता है। और जैसे वियतनाम में रे के नाम से बोला जाता है, रे वियतनाम, और रोका ब्राजील में बोला जाता है, मेसोल आपका साउथ अफ्रीका में बोला जाता है, इंडोनेशिया में मेसोल बोला जाता है। तो इस तरीके मेसोल सॉरी साउथ अफ्रीका में बोला जाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं झूमिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे नाम हैं जो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसका नाम बोला जाता है। लेकिन इसका सबसे बेसिक नाम जो है वो है परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड आल्सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन एंड आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हमने अभी अभी जिक्र किया है, रोका कहाँ पे बोला जाता है बेटा, ब्राजील में बोला जाता है। देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो झूमिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखो, पहले आपके 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आपके झूमिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है, क्योंकि आपने देखा सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी झूमिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी झूमिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन भी रिलेटेड इससे है, सेवंथ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो पहले 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है आपके वो किससे रिलेटेड है बेटा, आपके झूमिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन विच कंट्री द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका। तो रोका कहाँ पे जाना जाता है झूमिंग कल्टीवेशन को, ब्राजील में जाना जाता है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, रे कहाँ पे जाना जाता है, वियतनाम में जाना जाता है। पोडू कहाँ पे जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। वाल्टर या वेलर कहाँ पे जाना जाता है बेटा, राजस्थान में जाना जाता है। झूमिंग कहाँ पे जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में जाना जाता है इनको। तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों को करना पड़ेगा। तो उसके बाद और मैसूल कहाँ पे जाना जाता है बेटा, अफ्रीका में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
hoe, dowel, and digging stick. These are the three instruments which are used in primitive subsistence farming. No modern techniques, no fertilizer, no manure is used in the human cultivation. So that is known as primitive subsistence farming. It is called as primitive subsistence farming. इसको बोलते हैं, इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसमें ओनली थ्री हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो बिल्कुल परमिटिव होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। अब हम करने वाले 7 क्वेश्चंस के बाद 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है आपका? Which crop is grown with the onset monsoons and are harvested in the month of October and September? September and October। ध्यान रखना बेटा, जो हमारी खरीफ क्रॉप होती है उसको हम हमेशा गर्मी में लगाते हैं। गर्मी में लगाने का मतलब होता है उसको जुलाई में या जून में लगाते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून्स में बोला जाता है। क्योंकि ऑनसेट ऑफ मानसून्स कब होता है बेटा? जब गर्मी का सीजन होता है। तो समर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जिनको शोन किया जाता है, दैट इज नोन एज खरीफ क्रॉप्स। उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। एंड द क्रॉप्स विच आर शोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, दैट इज नोन एज रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स का अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल भी लिखना होता तो हम राइस लिख सकते थे, कॉटन लिख सकते थे। दीज आर सम क्रॉप्स which are shown in the month of September, sorry, which are shown in the month of June or July, or we can say that the crops which are shown in the with the onset of monsoons and harvested in the month of September and October, the crop is known as खरीफ crops बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रबी क्रॉप्स का, जिसमें एक क्रॉप का नाम देना है बेटा। मेजर क्रॉप है वो व्हीट है, लेकिन अगर हम 8th क्वेश्चन में मेजर हम बोले कौन सी क्रॉप है हमारी, कौन सी हमारी खरीफ क्रॉप है, तो हम उस खरीफ क्रॉप का नाम क्या लेंगे बेटा? राइस लेंगे, जो हमारी क्या है? एक मेजर खरीफ क्रॉप है। लेकिन अगर हम रबी सीजन के बारे में बात करेंगे तो रबी का सीजन क्या होता है? सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई में, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इनको ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है, व्हीट वगैरह को, जितने भी रबी क्रॉप्स उनको पकने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जो फसल हमारी सर्दी में लगाई जाती है और गर्मी में काटी जाती है, दैट इज नोन एज रबी क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स हमारी गर्मी में लगाई जाती है और सर्दी में काटी जाती है, दैट इज नोन एज खरीफ क्रॉप्स। एंड व्हाट इज द मेजर खरीफ क्रॉप? दैट इज राइस। एंड द मेजर खरीफ ऑफ रबी क्रॉप्स, दैट इज नोन एज व्हीट। नेम सब रबी क्रॉप्स के कुछ नाम बताने हैं, तो इसको याद कर लीजिए। व्हीट है, बार्ली है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। दीज आर नोन एज रबी क्रॉप, जिनको हम शोन कब करते हैं? इनको हम शोन करते हैं समर में, सॉरी, इनको हम कब शोन करते हैं बेटा? इनको हम अक्टूबर या नवंबर, जब सर्दी होती है, जब शोन करते हैं। और इनको एक्चुअली क्या होता है ना, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इनको रेन चाहिए, लेकिन बट रेन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये सर्दियों में जो बूंद वगैरह पड़ती है ना, उसके उसके टाइम पर ही अच्छे से ग्रो करती हैं। दैट इज नोन एज, हमारी इनको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। नेम द टू इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया। इंडिया में दो इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स कौन से हैं बेटा? उनके बारे में बताना है। तो एक तो गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड ब्लैक सोयल डेक्कन जो रीजन है बेटा, ब्लैक सोयल का डेक्कन का रीजन का सीजन है, उसको बोलते हैं बेटा। ये हमारे टू व्हीट ग्रोइंग जोन है बेटा। एक तो नॉर्थ, ये क्या बोला हमने? गंगा सतलुज प्लेन्स को बोलेंगे। और एक क्या बोलेंगे? जो सोयल हमारी कहाँ पे उगाई जाती है बेटा? इन द ब्लैक सोयल रीजन ऑफ द डेक्कन, वहां पे उगाई जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? हमारे टू मेन रीजन होते हैं जहाँ पे किसका किसका प्रोडक्शन किया जाता है? व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज in which system of agriculture a single crop is grown on a large area। ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है। यह क्वेश्चन हमने आपके एमसीक्यू में भी किया था कि एक लार्ज एरिया में जब एक ही तरह की फसल को उगाया जाता है, द क्रॉप्स आर नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं? वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना जो होता है बेटा, ये क्या होती है? आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। इनको ना स्मॉल एरिया पे नहीं लगाया जाता, बिकॉज दीज आर कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। इनको स्मॉल एरिया में तब लगाया जाता है बेटा, जैसे हम खरीफ और रबी क्रॉप्स को स्मॉल एरिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर नोन एज सब्सिस्टेंस क्रॉप, जो हमारी बेसिक नीड्स में हमारे घर में भी हमारे फूड के रूप में काम आती है। लेकिन टी को तो सारी को हम अपने घर पे नहीं रख सकते ना। ऐसा नहीं होता कि हमने एक स्मॉल एरिया में टी को लगा दिया और उसकी प्रोसेसिंग करवाई और उसको घर पे ले आए, अपने घर की टी होती नहीं।
ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी महत्व होता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साथ कम्युनिकेशन का भी महत्व होता है और इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है जब आप प्रोडक्शन करते हो प्लांटेशन क्रॉप्स का। जैसे शुगर केन भी होता है बेटा, शुगर केन भी कोई ऐसे थोड़ा लगाता है कि आपका 1 बीघा या 2 बीघा में शुगर केन को लगाया, नहीं, ऐसे तो लगा सकते हैं बट दैट इज नॉट क्वाइट, वो थोड़ा सा ना आपका बिल्कुल अलग सा पैटर्न हो जाएगा क्योंकि ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं बेटा। इन कमर्शियल क्रॉप को लगाने का मतलब क्या होता है, ये टोटली किससे रिलेटेड होती हैं, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड होती हैं। तो अगर जो क्रॉप्स के प्रॉफिट से रिलेटेड होती है तो उन क्रॉप्स को आप स्मॉल एरिया पे ना लगा के आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो और इसको एक लार्ज एरिया पे लगाया जाता है। तो दीज क्रॉप्स आर plantation agriculture and some of the plantation crops are tea, coffee, रबर, शुगर केन एंड बनाना होती है बेटा ये आपकी क्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ी थी। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, बिल्कुल जो परमिटिव सब्सिस्टेंस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वहां पे ना लेबर इंटेंसिव नहीं होते, यहाँ पे लोग कम होते हैं, परमिटिव होती है, कुछ से स्मॉल पीपल्स होते हैं वो अपना छोटा से एरिया को क्लियर करते हैं और वहां पे एग्रीकल्चर लगा देते हैं। लेकिन जो हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होती है यहाँ पे पॉपुलेशन का ज्यादा प्रेशर होता है लैंड के ऊपर, और जहाँ पे लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ऐसी जो हमारी फार्मिंग आएगी वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो आएगी बेटा, तो ऐसी फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसमें जो इंटेंसिवनेस होती है किनकी ज़्यादा होती है बेटा, लेबर्स की ज़्यादा होती है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है जिसमें हमारी वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर विल बी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। विच टू एरिया ऑफ इंडिया प्रोड्यूस ऑरेंज वैली, यही मैंने आपको बताया था, नागपुर इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। लेकिन इसका एक और था बेटा जो आपको मैंने प्रोड्यूस ऑरेंज बताया था, नागपुर के अलावा चेरापूंजी बताया था बेटा जो मैंने, तो यहाँ पे आप चेरापूंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसने 2 एरियाज बताए। तो चलो ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में बता दिया और मध्य प्रदेश बता दिया, लेकिन इसके अलावा आप चेरापूंजी स्टेट भी लिख सकते हैं जहाँ पे ऑरेंज का क्या होता है, मेजर प्रोडक्शन होता है। तो 2 एरियाज के बारे में ये पूछेगा तो मैंने जो आपकी वीडियो थी वहाँ पे ऑरेंज के लिए 2 ही एरिया लिखवाए थे, दैट इज नोन एज नागपुर एंड इन द चेरापूंजी, जहाँ पे 2 हमारे मेन स्टेट्स होते हैं जहाँ पे ऑरेंज की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। विच कंट्री इज द, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर था, नागपुर इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। विच कंट्री इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हमें उस कंट्री के बारे में बताना है जो हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, तो हमने बता दिया था फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का, चाइना है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, हम हैं। तो हमारा किस पे कौन सा स्थान आता है, सेकंड आता है। लेकिन कभी भी फर्स्ट की बात होगी तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का बेटा, वो है हमारा हमारा चाइना एंड सेकंड, सॉरी हमारा नहीं सिर्फ चाइना, एंड जो हमारा देश है वो कौन से नंबर पर आता है, वो आपका आता है सेकंड नंबर पर। What is the largest producer as well as the consumer of which agriculture product in the world? Largest producer as well as consumer of agriculture product का कौन है बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है बेटा, ये है पल्सी, जिसके हम क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एज वेल एज कंज्यूमर भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, हमारी जो कंज्यूम करते हैं बेटा उसमें भी हमारा पहला स्थान है। तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स किसके हैं, पल्सीज के। एंड पल्सीज जैसा आपको बताया था मैंने कि सोइल की फर्टिलिटी को रिगेन भी करते हैं कुछ पल्सीज, और ये हमारी पल्सेस मेन सोर्स होती हैं किस चीज का बेटा, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और उनको प्रोटीन चाहिए, तो ये किसका मेन सोर्स होती हैं, प्रोटीन का मेन सोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज पल्सी। तो कौन सी क्रॉप्स आती हैं बेटा, वो पल्सीज आती हैं जो हमारी क्या होती हैं, मेन सोर्स होती हैं। विच क्रॉप इज, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आंसर था क्या था, पल्सी, जिसके हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और हमारे क्या हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जिसके हम कंज्यूमर भी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, which crop is used as both as food and fodder, फूड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और फोडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वह मेज। अगर मेज को जब तक इसमें आपका भुट्टा जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जब तक वो नहीं आती, जबकि आपकी फसल मेच्योर नहीं होती, उससे पहले मेज को काट लिया जाता है, तब ये रूप में किस रूप में कार्य आती है बेटा, किस काम में आती है, तब ये काम में आती है फोडर के रूप में। लेकिन फूड के रूप में चाहिए आपको तो आपको इसको बिल्कुल क्या बना दे, क्या क्या होगी, बिल्कुल पकेगी अच्छे से,
जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है तो इसके ऊपर से जो भुट्टा हम जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, मक्का जो होता है बेटा उसको निकालते हैं, फिर उसके जो सीड्स होते हैं उनको निकाला जाता है, फिर उसके साथ आप कॉर्न के साथ आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे हमारी जो पिज्जा है, पिज्जा के ऊपर भी हम कॉर्न का इस्तेमाल करके उसको कंज्यूम करते हैं। या उसके अलावा उसका आटा भी होता है बेटा, आटे को मक्के की रोटी भी बनाई जा सकती है, तो उससे हम बिल्कुल रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, तब वो हमारे फूड के रूप में काम आती है। दैट विच क्रॉप इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर, तो हमारी कौन सी क्रॉप होगी, हमारी मेज होगी। देखिए सेकंड, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो जूट होती है, लेकिन जूट से संबंधित हम दो तीन बातें और कर सकते हैं। यहाँ पे एक नायलॉन की इंडस्ट्री है जिसने जूट की इंडस्ट्री को क्या कर दिया बेटा, पीछे छोड़ दिया। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट जूट जो होता है हमारा वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उससे ज्यादा कम जो हमारा आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है जो फाइबर है हमारा नायलॉन, उसने जूट की इंडस्ट्री को क्या कर दिया बेटा, पीछे छोड़ दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रॉप हमारी गोल्डन फाइबर वो जूट है, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री में यूज किया, जो कि जूट का इस्तेमाल हम मैट बनाने में, कैरिंग बैग्स बनाने में, या आर्टिफैक्ट्स बनाने में, या रोप्स बनाने में हम जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो रोप होती हैं वो भी नायलॉन से बनाई जा सकती हैं, जो कि सस्ती पड़ती हैं, लेकिन ऐसी रोप ऐसी भी जैसे कैरिंग बैग भी नायलॉन से बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, ये हमारे अगर हम जूट से बनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक को हम कम करेंगे, लेकिन नायलॉन का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, बिकॉज हम प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से देखते हैं, तो नायलॉन ने जूट को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जूट के मुकाबले में बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। आगे देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, रागी का जो रगी बोलिए या रागी बोल सकते हैं, कर्नाटक। और एक पीछे आया था जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कॉफी का प्रोड्यूसर भी कौन है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया कॉफी का, तो कौन सा था बेटा, कर्नाटका था। तो इसी के साथ कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, तो रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होता है बेटा, ये भी आपका कर्नाटका होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा जो 1 मार्क क्वेश्चन में है, इन विच टाइप ऑफ सोयल डज मेज ग्रो वेल, मेज हमारी ग्रो वेल किसमें करती है, कौन से उसमें करती है, तो बेटा वो करती है बेटा किसमें, ओल्ड एलुवियल में करती है। किसमें करती है, ओल्ड एलुवियल की जो सोयल होती है उसमें हमारी मेज अच्छे से ग्रो करती थी। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू थे। एक बार फटाफट एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट सारे क्वेश्चंस का, 2 मिनट जिसमें लगेंगे। क्रॉप्स विच आर द इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा जिनका वर्ल्ड में, तो वो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड्स एंड पल्सीज है। और पल्सीज से ध्यान रखना है, हम इनके प्रोड्यूसर्स भी हैं और हम इनके कंज्यूमर्स भी हैं। सेकंड देखना है, स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। झूम कल्टीवेशन को एक सेंटेंस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न भी होती है बेटा कल्टीवेशन का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उसको इंडिया कहते हैं। इन विच क्लियर पैच ऑफ लैंड को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट कौन है, कर्नाटका है, लेकिन इसके अलावा ये केरला और तमिलनाडु में भी प्रोड्यूस की जाती है। और स्पेशल जगह अगर कभी पूछे तो स्पेशल जगह कौन सी है, नीलगिरी हिल्स है। लेसन बर्ड का दूसरा नाम क्या है बेटा, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या झूमिंग नाम है। रोका कहाँ पे बोला जाता है हमारी स्लेशन वन को, ब्राजील में बोला जाता है। वही हो डाउ टेकिंग स्टिक से झूमिंग कल्टीवेशन को किया जाता है, या इसका एक बेसिक नेम है जिसको हम बोलते हैं परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, उससे किया जाता है। विच क्रॉप इज ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून में खरीफ बोई जाती है बेटा, और जब हमारा गर्मी का समय होता है। और हमारी जो खरीफ क्रॉप वो कब बोई जाती है बेटा, ऑनसेट ऑफ मानसून। और कब हार्वेस्ट की जाती है, सितंबर और अक्टूबर में। लेकिन हमारी जो व्हीट क्रॉप है कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में। और कब की जाती है, अप्रैल और मई के आसपास गर्मी में की जाती है, क्योंकि इनको पकने के लिए क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। कुछ रबी क्रॉप्स के नाम थे बेटा, व्हीट था, बार्ले था, पीस था, ग्राम था या मस्टर्ड, ये सारे क्या होते हैं बेटा, हमारी रबी क्रॉप्स होती है। तो इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से बेटा हमारे, एक तो गंगा सतलुज प्लेन है और एक क्या नॉर्थ वेस्ट में, तो एक ब्लैक सोयल इन रीजन इन द डेक्कन में क्या ब्लैक सोयल रीजन है हमारा। इन विच सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर ए सिंगल क्रॉपिंग ग्रोज इन लार्ज एरिया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। व्हाट आर द सम एग्जांपल्स, दैट इज टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ किसके होते हैं बेटा, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के होते हैं। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कौन सी होती है, लेबर इंटेंसिव, जिसमें पॉपुलेशन का प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेबर क्या होते हैं, मैनुअल लेबर भी बहुत ही ज्यादा होती है। विच टू इंडिया की जो कौन सी दो एरिया, एक तो नागपुर एक चेरापूंजी, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया था, आप उसको भी बोल सकते हैं, नहीं तो
Two areas in which India produce originally are the Nagpur and Cherrapunji. फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का? चाइना। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? इंडिया है बेटा, जिसमें हम जिसको राइस को प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसका बेटा? पल्सीज का ध्यान रखना है। पल्सीज के हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। विच क्रॉप यूज फॉर फूड एंड फोडर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम मेज का इस्तेमाल करते हैं। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं बेटा? हम जूट को बोलते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी? कौन है बेटा? कर्नाटका है, जो कि किसका प्रोड्यूसर बेटा? रागी का प्रोड्यूसर है। इन विच सोयल डज मेज ग्रो वेल? मेज ग्रो वेल कौन से एरिया में करती है बेटा? ये आपकी करती है ओल्ड एलुवियल में करती है बेटा, जो कि आपकी मेजर सोर्स होता है। ये थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। दैट्स ऑल आर द क्वेश्चन 21 आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बेटा, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। और जो क्वेश्चन है बेटा, ये सारे रिपीट भी होते हैं, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा। पहले 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है बेटा, और सीधा आपके झूम कल्टीवेशन से रिलेटेड करते हैं। तो इसके साथ ये क्लास आपकी खत्म होती है। इससे नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम सारे जितने भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने क्या किया? आज हमने एमसीक्यू किए हैं किसके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द एग्रीकल्चर चैप्टर विच ऑल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो किसके होंगे? सारे प्रीवियस ईयर होंगे। Thank you very much to attend this class and have a nice day. Thank you very much.